नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ 2 स्मृति, जिसे लिखा है शिकार साहित्य के प्रमुख लेखक श्री राम शर्मा जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि पाठ पढ़ते समय आपको आसानी हो। तो इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है, जिसमें वह किस तरह से एक बार सांप से लड़ते हैं और इस लड़ाई में जीत हासिल करते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। तो राइटर यहाँ पर अपने बचपन की एक घटना बता रहा है, एक इंसिडेंट बता रहा है कि सन 1908 की यह घटना है और शायद उसको एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि ये दिसंबर का लास्ट डेज थे या जनवरी का स्टार्टिंग था। और वो बता रहे कि उस समय बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ी हुई थी। उसका कारण ये था कि 2-4 दिन पहले थोड़ी बारिश हो गई थी और जब ठंड में बारिश होती है तो उससे ठंड और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और समय था शाम के 3:30-4 बजे का, मतलब 3:30-4 o'clock का समय था, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ झरबेरी मतलब बेर के पेड़ से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तभी उनके गांव के पास से एक आदमी ने ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से घर लौट जाओ। शीघ्र मतलब जल्दी। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो राइटर बता रहा है कि राइटर घर जाने लगा अपने छोटे भाई के साथ और उसे डर था कि घर जाकर शायद भाई साहब उसकी पिटाई करेंगे, इसलिए वो सहमा हुआ मतलब डरा हुआ था। उसको यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसने गलती क्या की है। कसूर मतलब गलती या दोष। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हुई है जिसके लिए अब भाई साहब ने बुलाया है और वो बहुत डांटने वाले हैं। तो वो डरते डरते घर में घुसा, पर उसका जो डाउट था, जो उसका डर था, उससे यह डर लग रहा था कि शायद उसने लोगों के पेड़ से बेर तोड़े हैं। इस गलती के लिए उसके भाई साहब उसकी पेशी लेंगे मतलब अदालत में जिस तरह से किसी गलत काम के लिए पूछताछ की जाती है, वैसे ही शायद भाई साहब अब इस कारण के लिए उससे पूछताछ करेंगे। पर जब उसने घर में आकर देखा कि भाई साहब पत्र लिख रहे हैं, तो वह समझ गया कि पत्र भेजने के काम के लिए उसे बुलाया गया है। तो अब उसे डर नहीं था कि भाई साहब उसकी पिटाई करेंगे। उन्हें देखकर भाई साहब ने उन्हें यही बात कही कि जाओ जल्दी से पोस्ट ऑफिस, डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस, डाक डालने की जगह, पोस्ट डालने की जगह। तो जल्दी से मक्खनपुर डाक खाने में ये पत्र डालकर आओ। जल्दी जाना क्योंकि बहुत अर्जेंट है, शाम तक ये पत्र निकल जाने चाहिए। जाड़े के दिन थे ही, 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका।
तो राइटर कह रहा है कि वह ठंड के दिन थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिससे कपकपी लग रही थी। और इतनी तेज़ हवा थी कि हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो होता है वो भी कपकपाने लगे। इसलिए उन्होंने और उनके भाई ने अपने कानों को कपड़े से, जिसे वो कह रहे हैं धोती, धोती से बांध लिया था। स्कार्फ की तरह उन्होंने धोती बांध ली थी। और उसके अलावा उनकी माँ ने उनको आते समय एक और काम सौंप दिया था कि आते समय चने भुना कर लेकर आना। भुनाने के लिए उन्होंने एक धोती में चने भी बांध दिए थे। भुनाना मतलब सेकना, तो शॉप पर जाकर वो सेक कर लाने थे। और दोनों भाई ने अपना अपना डंडा ले लिया। उस समय बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में बबूल का डंडा या बांस लेकर घुमा करते थे। तो लेखक बता रहा है कि आज के समय में मुझे अपनी गन या राइफल से उतना प्रेम नहीं है जितना कि मुझे अपने डंडे से हुआ करता था। और वह उसके पहले इस डंडे से बहुत सारे सांपों को मार चुका था। मतलब उसका डंडा सांपों के लिए नारायण वाहन, नारायण का वाहन मतलब नारायण विष्णु जी का जो वाहन है, जो सवारी है, वह है गरुड़। और गरुड़ के बारे में यह माना जाता है कि गरुड़ सांपों का दुश्मन होता है, मतलब गरुड़ सांपों को खा जाता है। इसलिए राइटर कह रहा है कि मेरा डंडा बहुत सारे सांपों के लिए गरुड़ सिद्ध हुआ था, मतलब उसने गरुड़ जैसा काम किया था। इस डंडे से मैंने बहुत सारे सांप मारे थे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। तो राइटर बता रहा है कि मक्खनपुर में उसका स्कूल है और गांव से इस मक्खनपुर जाते समय रास्ते में बहुत सारे मैंगो ट्रीज या आम के पेड़ लगते हैं और हर साल वो लोग इस डंडे की मदद से उन पेड़ों से आम तोड़ तोड़ कर खाते थे। इसलिए यह जो डंडा, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, चुप है, इससे कुछ आवाज़ नहीं आती, पर यह उन्हें सजीव प्रतीत होता है, लिविंग बीइंग प्रतीत होता है, जो उनकी बहुत हेल्प करता है। तो दोनों भाई प्रसन्न वदन, खुशी से भरा चेहरा, प्रसन्नता से भरा चेहरा लिए हुए, अपना स्माइलिंग फेस लेते हुए दोनों भाई मक्खनपुर की ओर तेजी से चलने लगे, क्योंकि उन्होंने, भैया ने उन्हें बोला था फास्ट जाना, जल्दी से पोस्ट करके आना। अब लेखक ने क्या किया, जो चिट्ठियाँ थी वो अपने सर के ऊपर टोपी के अंदर रख ली, मतलब चिट्ठियाँ रखकर उसके ऊपर टोपी लगा ली, क्योंकि उसका जो कुर्ता था उसमें कोई जेब नहीं थी। तो इसलिए अब चिट्ठियाँ गिरे ना, उड़े ना हाथों में से, इसलिए उन्होंने वो चिट्ठियाँ अपनी टोपी के अंदर रख ली। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। तो राइटर बता रहा है कि वो इतने तेजी से उछलते हुए, कूदते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि वो बहुत फास्ट गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जहाँ पर वो रोज जाया करते थे स्कूल जाते समय। और वो बता रहा है कि उस कुएं के अंदर एक भयानक काले रंग का सांप था। और वो जो कुआं था वो कच्चा था, कंस्ट्रक्टेड नहीं था, वो कच्ची मिट्टी का कुआं था। और लगभग 24 हाथ, 24 हैंड्स लॉन्ग उसकी गहराई थी, उसकी डेप्थ थी। और वो ड्राई था, वो जो वेल था, जो कुआं था वो ड्राई था, उसमें पानी नहीं था। वो राइटर कह रहा है कि हमें नहीं पता कि उसमें सांप कैसे आ गया, कैसे अंदर गिर गया। और पहले तो उन्हें पता भी नहीं था कि उस कुएं में सांप है। सांप के होने की ये जो खबर है या ये जो ज्ञान है, वो उन्हें 2 महीने पहले पता चला, जब वो कुएं में पत्थर फेंक रहे थे और उन्हें सांप के फुस फुस की आवाज़ सुनाई दी। तो बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। तो राइटर बता रहा है कि हम सब बच्चे जो थे वो बहुत नटखट थे, बहुत नॉटी थे। स्कूल से जाते समय या आते समय हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते थे। तो वो बता रहा है कि हमारी जो पूरी जो टीम थी, जो ग्रुप था बच्चों का, वो सब बिल्कुल बंदरों की तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ हरकतें करते ही रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी टोली को या अपने ग्रुप को क्या नाम दिया है, वानर टोली, है ना।
बंदरों की टोली। तो एक दिन जब राइटर अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल से लौट रहा था, तो उसको अचानक मन में आया कि कुएं में झांक कर देखे, उसके अंदर देखे। और सबसे पहले वही गए कुएं के पास, और फिर उन्होंने झांकने के बाद एक पत्थर उठाकर कुएं के अंदर फेंका। और वो चाहते क्या थे कि उसका जो इको है वो सुन पाए, उससे आवाज़ कैसी आती है। और उसके बाद में उनके मन में था कि अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा और उसका जो इको है वो भी मैं सुनने की कोशिश करूंगा। ऐसा वो प्लान कर रहे थे। पर क्या हुआ, जब उन्होंने कुएं में ढेला या पत्थर गिराया तो कुएं के अंदर से एक फुसकार, सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जितने भी बच्चे कुएं के आसपास थे वो सब डर गए और सरप्राइज्ड भी हो गए। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। तो लेखक बता रहा है कि वो और उसके साथी जो थे वो सब ऐसे सरप्राइज्ड हो गए थे। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर हिरण हिरण मृग समूह मतलब हिरण, तो हिरणों का अगर ग्रुप हो और वो मस्ती कर रहा है, उछल रहा है, खेल रहा है, और अचानक उनके पास एक कुत्ता भौंकने लगे तो वो एकदम डर जाएंगे, सहम जाएंगे और सरप्राइज्ड भी हो जाएंगे। तो वैसी ही सिचुएशन राइटर और उसके फ्रेंड्स की हुई, जो लेखक है और उसके साथियों की हुई, जब उन्होंने अचानक से कुएं के अंदर से सांप की फुसकार या सांप की आवाज़ सुनी। उसके बाद तो बच्चों को खेल ही हो गया ये कि सारे बच्चे उछल उछल कर उस कुएं के अंदर पत्थर फेंकने लगे। और कुएं से जो गुस्से भरी सांप की फुसकार आ रही थी, क्योंकि किसी भी जानवर को आप मारोगे तो वह जानवर प्रतिक्रिया में या रिएक्शन में चिल्लाएगा ही, तो वैसे ही सांप ने भी फुसकार मारी और वो फुसकार सुनकर बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ठेला फेंकता था। ये रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। तो राइटर बता रहा है कि गांव से जब वो स्कूल मक्खनपुर जाते थे या मक्खनपुर से घर लौटते थे तो हर दिन का उनका यह रूटीन बन गया था कि वो कुएं के पास जाते थे, कुएं में ढेले फेंकते थे और उसकी सांप की आवाज़ सुनते थे। और राइटर तो सबसे आगे जाता था भागकर, और उसकी एक हैबिट थी कि कुएं में झांकने से पहले, मतलब कुएं के अंदर जब वो देखता था तो वो अपनी टोपी जो थी वो एक हाथ में रख लेता था और दूसरे हाथ से वह पत्थर फेंकता था ताकि टोपी नीचे ना गिरे, इसलिए वो अपनी टोपी को संभाल कर रखता था। तो ये उसकी रोज़ की हैबिट थी। और अब ऐसा हो गया था कि सांप की आवाज़ सुनना ये बड़ा काम तो उसे करना ही है, भले ही वो स्कूल जाते समय करे, स्कूल से आते समय करे, पर वो रोज़ उस सांप की फुसकार सुनता था और उसको बहुत मज़ा आता था सांप को तंग करने में। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। तो राइटर बता रहा है कि चूंकि ये उनकी रोज की हैबिट थी, तो जब वो चिट्ठियाँ डाक खाने में देने के लिए जा रहे थे तो कुएं को देखते ही वह फिर से उसके मन में ये इच्छा हुई कि चलो पहले सांप की फुसकार सुन ले। तो वो तेजी से कुएं की ओर जाने लगा। अब वो आगे बढ़ा तो उसका छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे आने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर एक हिरण का बच्चा आगे आगे जाता है तो उसके पीछे पीछे छोटा हिरण का बच्चा भी जाता है। तो ये तो हैबिट रहती है कि बड़े भाई के पीछे छोटे भाई पूंछ की तरह आगे बढ़ते जाते हैं। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर पड़ी। तो राइटर बता रहा है कि जैसे ही वो कुएं के पास गया, उसके किनारे पर गया, तो उसने एक पत्थर उठाया और अपनी हैबिट के हिसाब से उसने एक हाथ से अपनी टोपी निकाली और दूसरे हाथ से वो झुककर ढेला फेंकने लगा। जब उसने सांप पर ढेला गिराया तो
उसको एक बहुत बड़ा बिजली का करंट लगा, मतलब उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। वह दुर्घटना क्या हुई कि जब उसने टोपी अपने हाथ में ली तो उसके अंदर की जो तीनों चिट्ठियाँ थी वो गोल गोल चक्कर काटती हुई नीचे कुएं में गिर रही थी। उसने ये देखा। अब उसको देखते हुए कि वो चिट्ठियाँ कुएं में गिर रही है, ना तो उसका ध्यान इस बात पर गया कि सांप को वो ढेला लगा है कि नहीं लगा है, वो पत्थर सांप को बराबर जो निशाना लगाया वो पत्थर को लगा कि नहीं, और सांप ने फुसकार मारी कि नहीं, ये कुछ उसको ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका सारा ध्यान वो गिरती हुई चिट्ठियों पर था। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। तो वो राइटर बता रहा है, उसके लिए उसने एग्जाम्पल किसका दिया है, एक हिरण का जो घास चर रहा है, वो अपना एंजॉय कर रहा है और अचानक उसको गोली लग जाती है, जिससे कि उसकी जो सॉल है, जो उसकी आत्मा है, वो बाहर निकलने लगती है और वो तड़पता रहता है, मरता रहता है। उसी तरह वो चिट्ठियाँ उसकी टोपी से नीचे गिर गई तो उसको ऐसा लगा कि उसकी जान निकल गई। वो भयंकर बुरी तरह से डर गया। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। तो उसने कोशिश भी की कि उन चिट्ठियों को पकड़े, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया, बल्कि वो चिट्ठियाँ उसकी पहुंच से दूर हो गई थी। अगर वो ज़्यादा कोशिश करता तो शायद वो भी उन चिट्ठियों के साथ कुएं में गिर पड़ता, इसलिए वह अलग हट गया। और साथ ही वो बता रहा है कि उसने जो कोशिश की थी उनके ऊपर झपट्टा मारने की या उन चिट्ठियों को पकड़ने की, तो वो बिल्कुल उसने एग्जाम्पल किसका दिया कि एक शेर है जो शिकारी की गोली से घायल हो गया है, और अब वो जब शेर के सामने शिकारी आएगा तो शेर उसको मारने की कोशिश करेगा, तो जब वो उसको पंजा मार रहा है तो शिकारी जो है वो पेड़ पर चढ़ रहा है, तो उसके पंजे का कोई यूज़ नहीं हो पाया, वो उस शिकारी पर हमला नहीं कर पाया। ठीक वैसी ही कंडीशन राइटर की हुई कि वो उन चिट्ठियों को पकड़ नहीं पाया। उसने हाथ आगे कर कर कोशिश तो की उन चिट्ठियों को पकड़ने की, लेकिन उसकी जो कोशिश है वो बेकार गई। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांढे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि अब वो कुएं की जो पाल थी, जो उसकी बैठने की जगह थी, वहाँ पर बैठ गए दोनों भाई और दोनों रोने लगे। बस अंतर क्या था कि जो छोटा भाई था वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और राइटर चूँकि बड़ा था, समझदार था, तो वो आवाज़ करके नहीं रो सकता था, तो वो चुपचाप रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो इसके लिए भी राइटर ने यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि अगर हम एक पॉट में पानी गर्म करने रखें और उसके ऊपर अगर हम ढक्कन रखें, तो जो वेपर बनती है उस वेपर मतलब ढक्कन रखते हुए भी वो वेपर जो है बाहर आई जाती है, क्योंकि उसका जो उफान रहता है, उसकी जो स्पीड रहती है वो ढक्कन से बाहर आई जाती है। ठीक वैसे ही जो दुख था लेखक के मन में, जो निराशा थी, वो सैड हो गया था, और उसको भैया बहुत पिटाई करेंगे इस बात का भी डर था, तो उसके कारण उसे जो रोना आ रहा था, वो कितनी ही कोशिश कर रहा था अपनी आंखें बंद कर कर कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, पर फिर भी उसके आंखों से आंसू उसके गालों पर आ ही जा रहे थे। कपोलों पर मतलब गालों पर। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही ना था। तो अब हम देखते हैं, जब हम कभी भी मुसीबत में फंसते हैं तो हमें अपनी माता की याद आती है, अपनी मम्मा की याद आती है। तो वैसे ही राइटर को भी अपनी माँ की याद आ रही थी कि मैं माँ की गोदी में जाकर बैठ जाऊँ और उनको सारी बात बता दूँ, और माँ भी मेरी सारी बात सुनकर मुझे प्यार से अपने गले लगा लेगी और कहेगी कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बड़े भैया को कह देती हूँ कि वो फिर से चिट्ठी लिखकर तुम्हें दे देंगे और तुम जाकर पोस्ट कर देना। और दूसरा एक मन उसका यह भी हो रहा था, तबीयत होना मतलब इच्छा होना, कि कुएं में ढेर सारी मिट्टी डाल दी जाए ताकि किसी को वो चिट्ठियाँ दिखाई नहीं दे, और घर जाकर वह झूठ बोल दे
कि मैं तो चिट्ठी पोस्ट करके आ गया हूँ। लेकिन राइटर बोला मैं उस समय उस उम्र में झूठ बोलना जानता ही नहीं था, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी की बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। मतलब ये भी उसे पता था कि अगर घर जाकर वो सच बोल देगा तो जो बड़े भैया हैं, जो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बिल्कुल उसे वैसे ही मारेंगे जैसे कि रुई को धुना जाता है ताकि उस वो अच्छी फूल जाए, तो वैसी ही पिटाई उसकी होगी। अब मार के डर से उसका शरीर और मन दोनों कांप रहे थे। और दूसरा ये था कि सच बोलकर पिटने का डर था, और साथ ही ये था कि झूठ बोलकर चिट्ठियाँ के ना पहुंचने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर चिट्ठियाँ नहीं पहुंचेगी तो भैया और दूसरी मुसीबत में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा झूठ मैं कैसे बोलूं जिससे कि भैया आगे प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो ये दोनों के बीच में वो कन्फ्यूज्ड था कि क्या करे, घर जाकर झूठ बोले या घर जाकर सच बोले, और इसी कन्फ्यूज़न के बीच में वो बैठा हुआ रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। तो वो यही सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, नहीं तो और क्या कर सकता हूँ मैं। और ऐसे सोचते सोचते उसे 15 मिनट हो गए। अब टाइम बहुत हो गया था, धीरे धीरे दिन जो था वो ढलने वाला था, दिन का बुढ़ापा आने वाला था, मतलब दिन शाम में बदलने वाला था। और ऐसा लग रहा था राइटर को कि यहाँ से कहीं भाग जाऊँ जहाँ कोई भी ना मुझे पकड़े और किसी को पता भी नहीं चले कि मैंने क्या गड़बड़ की है या क्या गलती कर दी है। तो अब पिटने का डर उसके मन में था, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो भैया आगे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये दोनों बातें उसके मन में चल रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फाइनली वो डिसीज़न क्या ले। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। तो लेखक कह रहा है कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो राइटर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वह कुएं के अंदर जाएगा और चिट्ठियों को निकाल कर बाहर लाएगा। बहुत भयानक डिसीजन था वो, पर जो मरने के लिए तैयार हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जिसे मरने का डर ना हो वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। तो राइटर कह रहा है कि कोई अगर मूर्ख होगा तो उसको मरने का डर नहीं रहेगा, फिर वो किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएगा। उसको ये नहीं समझेगा कि आगे इस तरह से मैं लोगों से लड़ूंगा या किसी से भी लड़ूंगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। इसी तरह कोई अगर समझदारी से ये डिसीज़न लेता है कि हाँ मुझे लड़ना है या मैं मौत से डरूंगा नहीं, तो उसे भी फिर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर राइटर ने समझदारी से इस रास्ते को चुना था कि वह सांप से लड़ेगा, सांप को मारेगा और चिट्ठियाँ लेकर आ जाएगा। वो वांटेडली उसने ये डिसाइड किया था कि वह कुएं के अंदर जाएगा। और फल मतलब परिणाम या रिजल्ट। अब परिणाम या रिजल्ट क्या होगा ये तो व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। राइटर कह रहा है कि उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पांसा फेंक दिया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। तो राइटर कह रहा है कि फल क्या होगा इसकी उसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सोचता था कि फल तो ये ईश्वर पर निर्भर करता है, भगवान के हाथों में रहता है। कर्म करना हमारे हाथ में होता है और फल ईश्वर के हाथ में होता है। तो इसलिए उसने चिट्ठियाँ निकालने के लिए विषधर मतलब सांप से भिड़ने मतलब लड़ने की तैयारी कर ली। भिड़ना मतलब लड़ना। अब उसने अपनी चाल चल दी थी, मतलब उसने अपना अगला स्टेप चल दिया था। अब इस काम के बाद, वो कुएं के अंदर जाने के बाद
क्या सांप उसे मार देगा, मतलब उसे मौत का आलिंगन होगा, मतलब उसको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, या वो सांप से बचकर दूसरा जन्म ले लेगा ऊपर आकर, इसकी उसे कोई चिंता नहीं थी। बस उसको यह विश्वास था, वो फर्म था अपने इस डिसीजन पर कि वो पहले डंडे से सांप को वहाँ पर मारेगा कुएं के अंदर और फिर चुट्टियाँ उठाकर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले उसने कई सांप मारे थे। और इसी दृढ़ विश्वास, इस पक्के विश्वास के बल पर वह कुएं में घुसने का उसने डिसीजन लिया। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से न कहता था। अब छोटा भाई था, वो बहुत रो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में था कि भैया अंदर जाएगा तो सांप उसे कहीं मार ना दे, पर वो बोल नहीं सकता था भैया को कि भैया नीचे मत जाओ, सांप उसे आपको मार देगा। वो कह कुछ नहीं रहा था, पर उसका रोना बता रहा था कि उसे बहुत डर लग रहा है। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। तो राइटर कह रहा है कि अंदर जो मौत थी, मतलब मौत के रूप में जो सांप था, वो सजीव था, वो लिविंग बीइंग था और नग्न भी था, मतलब उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो कुएं में बैठा हुआ था। अब उस मौत से लड़ने के लिए, मतलब उस सांप से लड़ने के लिए राइटर को भी अपने कपड़े निकालने पड़े। छोटे भाई को भी अपने कपड़े निकालने पड़े, क्योंकि उस कुएं के अंदर जाने के लिए रस्सी की ज़रूरत थी। अब रस्सी कम थी, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी धोती, जो कान में धोती बांधी थी वो, उसके अलावा जो चने वाली धोती थी जिसमें माँ ने चने बांध कर दिए थे, इस तरह से जो 5 धोतियाँ थी, जो 5 कपड़े थे, उन्हें आपस में बांधा और थोड़ी बहुत जो वहाँ रस्सी थी उसे भी मिलाया, और इस तरह उनके पास इतनी बड़ी रस्सी तैयार हो गई कि वो कुएं के अंदर गहराई तक जा सके। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरी से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ बांधकर छोटे भाई को दे दिया। तो दोनों भाइयों ने जब धोतियों को बांधा, मतलब कपड़ों को एक दूसरे से बांधा, तो खूब खींच खींच कर टेस्टिंग भी कर ली कि जो उन्होंने गांठें बांधी है, जो नॉट बांधी है, वो कड़ी है कि नहीं, टाइट है कि नहीं, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे, कोई भी धोखा नहीं हो सकते थे, नहीं तो फिर धोती खुल जाती और भाई एकदम धप से कुएं के अंदर गिर जाता। और उसके बाद में उन्होंने धोती के एक साइड में तो एक डंडा बांध दिया जिसे पकड़कर उसे कुएं में उतरना था, और दूसरा जो साइड था उसको उन्होंने, जो डेंग होता है, जो गिर्री होती है, जिस पर कि रस्सी डालकर हम बाल्टी वगैरह अंदर डालते हैं, उसकी जो लकड़ी थी उसके चारों तरफ चक्कर लगाकर एक गठान बांधकर राइटर ने उसको छोटे, मतलब गठान खुल भी जाए तो भी छोटे भाई के हाथ में वो रस्सी रहे, ऐसा उसने प्रबंध किया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। अकेला भाई पकड़ता तो शायद वो भी अपने बड़े भाई के साथ खिंचा हुआ नीचे गिर जाता, क्योंकि वो केवल 8 साल का था। तो छोटा भाई बहुत छोटा था, इसलिए उसने पहले जो धोती थी उसे उस लकड़ी से कड़े से बांध दिया, मतलब बहुत टाइटली बांध दिया। उसके बाद में भी उसने अपने छोटे भाई से कहा कि इसको बहुत टाइटली पकड़ना, छोड़ना मत। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। तो राइटर धोती को पकड़कर कुएं में नीचे 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 उतरने लगा, तो छोटा भाई रोने लगा। तो राइटर ने उसको समझाया, उसको भरोसा दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं नीचे जाकर सांप को मारकर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि राइटर को खुद पर पूरा विश्वास था कि वह सांप को मार सकता है, क्योंकि इसके पहले उसने बहुत सारे सांप मारे थे। तो उसे कुएं में जब वो एंटर कर रहा था, जब वो घुस रहा था, तो उसे सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था, और वह उसको बाएं हाथ, उसे मारना अपने बाएं हाथ का मतलब सरल काम समझता था, आसान काम समझता था। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।